हमारी सोच को, हमारी आपकी सोच को जो है एक नया आयाम दिया। हमने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को आज अडॉप्ट किया था जो है उस आज अडॉप्ट किया का मेरा कहने का मतलब कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि उतना ही यंग है, जब इसे 26 नवंबर 1949 आज ही का दिन वो रहा होगा, बस साल बदल गया है। जितना हमें, यदि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम उसमें अडॉप्ट कर रहे थे, जितना प्रासंगिक हमारा संविधान उस समय था, उतना ही हमारा संविधान प्रासंगिक आज भी है। आज के संदर्भ में हमें संविधान के बारे में क्यों जानना चाहिए, ये हम संविधान के बारे में अगर जानते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक संविधान को बहुत ही आसान भाषा में पहुंचाए। इतना आसान नहीं था कि उस समय पूरे विश्व में इतनी सारी राज व्यवस्थाएं एग्जिस्ट कर रही थी, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी हमने अपना संविधान बनाया। हमने कहीं से कोई प्रोविजन कहीं से बारो नहीं किया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का अगर समय लगा है तो ये बहुत लंबा समय था। ये बहुत लंबा समय था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं आपका हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वहां पर, जो वहां पर 389 लोग संवैधानिक व्यवस्था में शामिल हुए थे कि हम इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान के समाज के लिए बनाने जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक मोटो था, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि भारतीय समाज में फैली हुई उस समय की जो तमाम भ्रांतियां थी, तमाम जो जातिगत समीकरण थे, तमाम जो धर्मों पर आधारित जो समाज हमारा बटा अलग थलग पड़ा हुआ था, उस समाज को एकीकृत करना था, उस समाज को जोड़ना था। उस समाज को जोड़ने के पीछे हमारा एक मात्र उद्देश्य था कि हम एकीकृत भारत के निर्माण की बात कर रहे थे, हम यूनिफाइड इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे थे। एक ऐसा भारत होगा, समग्र भारत होगा, जहां सब एक जैसे होंगे, कोई जाति का विभेद नहीं होगा, कोई कास्ट का सिस्टम नहीं होगा, कोई क्या कहते हैं, किसी की भी फ्रीडम पर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। क्योंकि वो लोग जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने भारतीय समाज में जो फैली हुई तमाम भ्रांतियां थी, वो चाहे जिस तरह की भी रही हो, और साथ ही साथ सत्ता प्राप्ति का संघर्ष, वो आजादी की लड़ाई, हम पिछले 100 सालों से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से गवर्न हो रहे थे जो हमारी थी ही नहीं, एक सिस्टम को ऊपर से इम्पोज कर दिया गया था, और 100 साल के करीब हो गए थे उस व्यवस्था के साथ हमें जीते हुए जो है। तो फिर किस तरह की नागरिक स्वतंत्रता की हम बात सोच भी सकते थे उस समय, जबकि हम किसी और के शासन से गवर्न हो रहे थे, किसी और की सोच से हमें शासित होना पड़ रहा था, कोई और सोच हमारे ऊपर कायम थी। तो ऐसे में जब तक स्वराज की भावना न होती, तब तक हमारा अपना संविधान न होता। हमारा संविधान तब सही मायनों में माना जाता जबकि हम उस संविधान को खुद बनाते। और इसी क्या कहते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्टेस्ट में जो है हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जो है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कुछ नहीं थी, ये हमारे आपके बीच से ही लोग थे जो हमारा आपका ही रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कर रहे थे। सोचिए कितना बड़ा भागीरथ प्रयास रहा होगा। इट वॉज अ टीडियस टास्क। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, इसके परिप्रेक्ष्य में बटा हुआ भारतीय समाज, साथ ही साथ जो है हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी वहां पर लड़नी थी। तो इस तरह के संदर्भ में किस समाज की हम परिकल्पना कर रहे थे? हम हिंदुस्तान में एक ऐसा समाजवाद लाने का प्रयास कर रहे थे। हम हिंदुस्तान में एक ऐसी संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करने जा रहे थे जो कि भारतीय लोगों के द्वारा बनाई गई हो। हम उस व्यवस्था से अपने आप को एकदम अलग कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, जहां पर कि आम जनता के बीच वैचारिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति सजगता हो, प्रतिबद्धता हो, और साथ ही साथ जो है एक वैचारिक प्रखरता हो,
ईमानदार, स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक पारदर्शी आचरण के कॉन्टेस्ट में हम एक ऐसे भारतीय समाज को जो है हम जो है क्या कहते हैं उस समय सोच रहे थे। और मैं संविधान सभा के की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने सही मायने में हमें स्वतंत्रता से रूबरू कराया था। वो अगर मैं ये कहूं कि वो सही मायने में भारतीय वर्ण व्यवस्था, भारतीय वो सामाजिक व्यवस्था जिस समय की उस समय भारतीय जनमानस जूझ रहा था, जिस समय की उस सामाजिक व्यवस्था से भारतीय जनमानस जूझ रहा था, उस जनमानस के लिए एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण कर देना या निर्माण करना जहां पर सबके लिए समानता की बात हो, जहां सबके लिए स्वतंत्रता की बात हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार हो। तो ऐसे 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 महानुभाव का मैं हृदय से आभारी हूं। संविधान को अगर समझना है तो डॉक्टर अंबेडकर की उस सोच को भी हमें जानना होगा, उस सोच को हमें सीखना होगा कि उनका मानना था कि भाई राजनीतिक जो लक्ष्य है, राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले, उसे पाने से पहले जरूरी है कि हमें अपने समाज को सुधारना होगा। उनका मानना था कि मूलतः जो ये सामान्य हिंदू परिवार हैं, विशेषतः हिंदू समाज का जो पुनर्गठन था, जो पुनर्निर्माण था, इसके पीछे उनकी ये सोच थी कि जब तक इस समाज को जो कि हिंदुस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जब तक इसे या इस आवाम तक आवाज नहीं पहुंचेगी इन संविधान बनाने वालों की जो है, तब तक सही मायने में हम आने वाले समय में संविधान को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे जो है। उनका ये मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन से पहले हमें सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन की लंबी लड़ाई लड़नी होगी, ताकि हम और आप यानी ये आवाम आज जो है और ये आवाम आज के 70-75 साल जो पहले थी, इस आवाम को स्वतंत्रता के सही मायने समझ में आ सके, हम सही मायने में स्वतंत्रता को जी सके। उनका ये मानना था कि फ्रीडम का मतलब, लिबर्टी का मतलब, स्वतंत्रता का अर्थ है उस सुपरमेसी, उस सुपीरियरिटी का विनाश हो जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को दूसरे व्यक्ति या समुदाय पर प्राप्त है। यानी कि वो इस चीज के धुर विरोधी थे कि किसी एक की सत्ता, किसी एक जाति विशेष की सत्ता, किसी एक व्यक्ति विशेष की सत्ता या किसी एक विशेष सामाजिक समूह की सत्ता जो है वो ना हावी हो। हर व्यक्ति को समाज में समानता के साथ जीने का, रहने का अधिकार हो। उनका कहना था कि सबसे पहले इस देश में जो है एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए। इस देश में सबसे पहले एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए, जहां हम जातीय भेदभाव को समाप्त करके छुआछूत के अभिशाप से अपने इस भारतीय समाज को मुक्त कर सके। अगर ये समाज इस जातीय अभिशाप से मुक्त नहीं हो पाया तो हम सही मायनों में स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो है। आज भी देखिए हम जो है उस जातिगत प्रथा से आज भी जूझ रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ जो है छुआछूत भारत के बहुत से हिस्सों में जो है आज भी वो प्रिवेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनमानस ने अपनी उस सोच को बदला नहीं जो है, जिस सोच के साथ हमने उस संविधान को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। आज का दिन मनाने का मतलब ये है कि हम अपने उन संवैधानिक मूल्यों के साथ फिर से जीना शुरू करें। हम अपने उन संवैधानिक मूल्यों के साथ फिर से जीना शुरू करें। फैज अहमद फैज साहब का एक शेर है कि मुझे अपने आईन पर नाज है क्योंकि इसके साए में हम सभी महफूज हैं। मुझे अपने संविधान पर नाज है क्योंकि इसकी ही सरपरस्ती में हम सभी आज साथ साथ रह रहे हैं। हमारे बीच तमाम वैचारिक विभेद हैं, धार्मिक विभेद है, जातिगत विभेद है, उसके बाद भी लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस के साथ बंधे हुए हैं। हम हमारी जो जीवन शैली है उसका एक हिस्सा है हमारा संविधान। हम ये माने चाहे ना माने, संविधान हमें जीने का सलीका सिखाता है। संविधान हमें
हमें वो लहजा सिखाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है। संविधान हमें समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार देता है। हमारा संविधान हमें हमें अधिकारों के साथ साथ हमें हमारी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है कि हमारी हमारी जिम्मेदारियां भी हैं समाज के प्रति, कि हम सिर्फ अधिकारों के संदर्भ में ही इस समाज में नहीं रह सकते हैं, साथ ही साथ हमें उन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है। स्वतंत्रता का सही मायने का सही तात्पर्य पूर्ण मानवीय गरिमा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण का सृजन, शोषण मुक्त समाज की रचना, समाज में भय मुक्त वातावरण का निर्माण एवं जाति विहीन राष्ट्र की उत्पत्ति है। यही सही मायनों में डॉक्टर अंबेडकर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, जिन्होंने हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन की इस भागीरथ तपस्या के बाद हमें जिस दस्तावेज को दिया था, उस दस्तावेज को दिया था जिसमें हमें हमें वो लहजा बताया गया था, वो लहजा सिखाया गया था, वो जो दस्तावेज था वो सही मायनों में हमें यही बताता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें 25 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान की जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं ये महसूस करता हूं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वे लोग जिन्हें इसकी जिम्मेदारी मिली है कि उन्हें संविधान को अमल में लाना है, अगर वो खराब निकले तो निश्चित रूप से हमारा संविधान भी खराब होगा। और दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जिन्हें इसकी जिम्मेदारी मिली है कि संविधान के उन प्रावधानों को वो अमल में लाएंगे, अगर वो अच्छे हों तो हमारा संविधान भी अच्छा होगा। संविधान पर अमल करना, संविधान को जीना केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो वो लोग जिन्हें उस संविधान को चलाना है, जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, तब तक संविधान सही अर्थों में जो है हमारी और आपके बीच नहीं लागू किया जा सकता। यानी कि वो जो लहजा जो जिंदगी जीने का बताया गया है, हमारी उन सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है, उन सबको हम सही मायने में नहीं ले सकते जब तक कि हमारा संविधान जो है हमें जो है उसे चलाने वाले जो लोग हैं उसे सही दिशा में न ले जाएं। जो है संविधान बन रहा था तो क्या मुंशी साहब ने कहा कि हम लगभग 100 सालों से जो है एक ऐसी संसदीय व्यवस्था से गवर्न हो रहे हैं कि जो भारतीय लोक जीवन में पूरी तरह से हावी हो चुकी है। ऐसे में जो है जो ब्रिटिश की जो संवैधानिक विधि है, जो परंपराएं हैं, जो हमारे यहाँ अपने आप में शामिल हो गई थी, क्योंकि हम गुलाम भारत के मेंबर होने के नाते हमारे जो हुक्मरान थे वो तो ब्रिटिश लोग थे जो हैं। ऐसे में जो है ब्रिटिश मॉडल को हमने उस समय बेहतर समझने की कोशिश की थी। जो है डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भाई हम किसी भी जिस व्यवस्था को हम भारतीय संदर्भ में अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे सामने 2 सवाल थे उस समय। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं भाई कि लोकतांत्रिक कार्यपालिका होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। एक तो स्थायी कार्यपालिका होनी चाहिए, यानी कि स्टेबल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, और दूसरी तरफ उत्तरदायी कार्यपालिका भी होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। और आज तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं खोजी जा सकी है जिसमें कि स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर मात्रा में हो, जिसमें स्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों बराबर मात्रा में हो। एक व्यवस्था जो अधिक स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व दे सकती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और जिसमें उत्तरदायित्व अधिक है उसमें स्थायित्व की कमी है। अमेरिका या स्विट्जरलैंड की का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो स्टेबल तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कम है। दूसरी ओर ब्रिटिश व्यवस्था में उत्तरदायित्व अधिक है तो स्थायित्व की कमी है। तो ऐसे में
संसदीय कार्यपालिका या संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका को हमने अडॉप्ट किया इस नाते कि भले ही स्टेबिलिटी कम हो, लेकिन जिम्मेदारियां अगर ज्यादा होंगी तो संविधान चलाने वाले संविधान के प्रति जिम्मेदार होंगे, अपनी उन जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे और इस नाते महसूस करेंगे कि सत्ता परिवर्तन भी एक विकल्प है उनके पास जिन्होंने इस भारत के संविधान को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। वो जो हम भारत के लोग हैं, वो सत्ता परिवर्तन करना भी जानते हैं। तो ऐसे में संविधान दिवस को मनाने का अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपकी नजर में क्या है संविधान को मनाने का सलीका या तरीका जो है, तो मैं कहूंगा भाई कि जो मैंने संविधान से सीखा है, जो मैंने संविधान से जाना है, वो मैंने एक संवैधानिक दायरे में रहना सीखा है। मैंने अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा समझा है। मैंने संविधान में अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा समझा है और एक छोटा सा मेरा अपना काम अगर वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में अगर समर्पित होता है तो वो मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं जिंदगी या समाज या लोग आपके विचारों से नहीं बदलते हैं, जबकि आप जो करते हैं उससे बदलते हैं। आप जो समाज में आगे बढ़कर जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं उस जिम्मेदारी से समाज बदलता है, उस जिम्मेदारी से लोग बदलते हैं और लोग बदलते हैं तो समाज बदलता है। तो भारतीय संविधान को अगर जानना है, समझना है, तो हमें भारतीय संविधान का जो दर्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमें एक वो रास्ता बताती है जिस रास्ते पर चलकर हमें इस संविधान को जीना है। ये ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रियम्बल को जो है संविधान बनने के बाद स्वीकार किया था। तो उसके पीछे एक मोटो था कि हम पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लें, उस स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हम अपने घर का मेन गेट बनाएंगे जो है। तो जाहिर सी बात है उस समय के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा रहा होगा और इस सोच के साथ उन्होंने इस भारतीय संविधान की उद्देशिका को स्वीकार किया था, जहां उन्होंने कहा था कि हम जो ये लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जो कि समाजवादी है, जो कि संप्रभु है, जो कि डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो वो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो मोटो था, इस मोटो के पीछे पर्पस ये था कि भाई कि हम तो एक उस गुलाम मानसिकता से निकल कर आ रहे हैं, हम उस गुलाम मानसिकता से निकल कर आ रहे थे और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को अडॉप्ट करने जा रहे थे जो कि हम लोगों ने खुद बनाई थी। हमने दुनिया के संविधानों से सीखा बहुत कुछ, लेकिन हमने उस सीखने को, जो हमने सीखा था, हमने उसे लेकिन लागू किया अपने तरीके से। क्योंकि हमारा समाज, क्योंकि इतनी सारी वर्जनाएं किसी और समाज में नहीं थी, इतना धर्म के आधार पर बंटवारा किसी और समाज में नहीं था, इतना धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर बंटवारा कहीं किसी और समाज में नहीं था। किसी और समाज में जो है छुआछूत के इस तरह के मायने इतने ज्यादा नहीं थे, हालांकि थे अमेरिका में, वहां पर भी जो है रेस या रेसिज्म जो है बहुत चरम, वहां पर भी जो रेसिज्म है वो बहुत चरम पे था, जो आज भी है। तो वहां का भी चाहे समाज हो या हमारा ही समाज क्यों ना हो, वहां तो देखिए आप कि 1789 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था और 1792-91 में जो है ढेर सारे अमेंडमेंट हुए थे, जहां पर बिल ऑफ राइट्स के थ्रू जो है तमाम फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने भी अपने साथ ऐड किया था, जोड़ा था। लेकिन उसके बाद भी वहां पर रेसिज्म या ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो संघर्ष था वो आज तक चल रहा है। ब्लैक और व्हाइट का जो संघर्ष था वो आज भी चल रहा है, आज भी वहां दिखाई पड़ता है। जो नस्लवाद वहां पर चल रहा है वो आज भी चल रहा है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ दूसरी तरह की जो है क्या बोलते हैं, वो ऐसी वर्ण और सामाजिक व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था थी, जिससे हमें पार पाना था, जिससे हमें संविधान के बनते ही तुरंत रूबरू होना था। जो है उन सभी वर्जनाओं को, उन सभी जातिगत विभेदों को, उन सभी कास्ट की बेसिस पर जो है, जो हमारे यहाँ कन्फ्रंटेशन हो रहे थे आपस में, जो है वो रिलीजियस बिलीफ की बेसिस पर जो हमारे बीच कन्फ्रंटेशन था, उन सब को हमने एक ही दिन 26 नवंबर 1949 को
कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट करते ही खत्म कर दिया, इस उद्देश्य के साथ कि अब भारतीय समाज संविधान के अनुरूप चलेगा। नेशनल लॉ डे को मनाने के पीछे भी पर्पस यही है कि जिस दिन, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी लॉ के अकॉर्डिंगली चेंज होता है या बनता है या बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डे था, उसी दिन से हमारे यहाँ माना जाता है कि आज के ही दिन के बाद से जो है जो भी लॉज हैं उनका एग्जिस्टेंस सही मायने में क्या, उसके बाद से ही उनका एग्जिस्टेंस जो है ये माना जाएगा। तो जिस हम सामाजिक व्यवस्था को भारत के लिए बनाने जा रहे थे, तो निश्चित रूप से वो भारत के लोगों के द्वारा अगर बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर होती। तो हमने जिस सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, सोवरेन मतलब कि बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के हम एक ऐसे संविधान को अडॉप्ट करने जा रहे थे, ऐसे संविधान को हम इनैक्ट करने जा रहे थे जो कि भारतवासियों ने बनाया होगा, अपने लिए बनाया होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया ये कहकर कि ये सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था पर बना हुआ संविधान था। हमने ऐसे संविधान को अपने लिए अडॉप्ट किया था, जिस हम सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जिस हम सोशियो पॉलिटिकल एंटिटी की बात कर रहे थे, जिसे हम भारतीय गणराज्य कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो सही मायनों में वो भारत था जैसा कि हमें हमारी प्रियम्बल बताती है। हमारी प्रियम्बल ने हमें बताया कि हम इतना ही नहीं, हम सिर्फ ऐसे राज्य की संकल्पना के साथ नहीं चल रहे हैं, हम साथ ही साथ ये वादा भी कर रहे हैं उन हिंदुस्तान के लोगों से कि सब तक न्याय की पहुंच होगी, न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा, और ये पुरजोर कोशिश होगी उन सरकार चलाने वालों की कि वो सुनिश्चित करेंगे कि समाज में सही मायने में समानता कैसे आएगी, न्याय डिस्पर्स कैसे होगा, न्याय लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो न्याय को हमने 3 कॉन्टेस्ट में डिवाइड किया। हमने कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, और हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो इस तरह के न्याय को डिस्पर्स करना, इस तरह के न्याय को जस्टिस तक लोगों तक पहुंचाना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस मोटो के पीछे जो रीजन था वो ये था कि हमें उन सभी सामाजिक जो हमारे यहाँ की जो भी क्या बोलते हैं दुश्वारियां थी, हमारे समाज का जो उस समय एग्जिस्टिंग तमाम जो फैक्टर्स थे जो कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में नहीं होने चाहिए, उनसे हम अपने आप को किनारे कर रहे थे कि हम अब ये नहीं होगा, अब ये जातिगत व्यवस्था नहीं होगी, अब कोई छुआछूत नहीं होगा, अब किसी धर्म के नाम पर किसी धर्म विशेष के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। हम अपना एक संविधान बना रहे हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान होगा, जहां पर जो है प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी का सम्मान होगा। हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने जा रहे थे। हमने कहा कि हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को ये चीजें देंगे। वो संविधान कैसा था? वो संविधान समाजवादी था, वो संविधान संप्रभु समाज था, संप्रभु संविधान था। वो संविधान जिसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बनाया गया था, चुना गया था, वो समाजवादी संविधान, वो संप्रभु संविधान, यानी कि जिसे कि हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया था। स्वराज था हमारा कॉन्सेप्ट कि हम जब तक स्वराज नहीं होगा, खुद का राज नहीं होगा, और जब तक खुद के लोग उस व्यवस्था को नहीं बनाएंगे, तब तक सही मायनों में हम आजादी के मायने को समझ नहीं पाएंगे जो है। फिर साथ ही साथ हमने लिबर्टी की बात की, हमने आजादी की बात की। कैसी आजादी? आजादी कुछ कहने की, कुछ बताने की, आजादी अपने विश्वास की, आजादी अपनी सोच की, आजादी अपनी अपनी पूजा पद्धति की। मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट सोसाइटी, ऐसे में कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज के बीच भी हमने कहा कि हम सबके विश्वास का सम्मान रखेंगे। हर वो सोच, हर वो एक्सप्रेशन, हर वह विश्वास, हर वह फेथ, हर वह बिलीफ, हर वो एक्सप्रेशन, हर वो विचार, हर वो थॉट, हर वो
वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, हम उन सब का सम्मान करेंगे। हिंदुस्तान, यानी कि अगर जो वर्ड वर्शिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर वर्ड सेकुलर ना ऐड किया गया होता तो ये अपने आप में काफ़ी था कि हम अगर वर्शिप के रिगार्ड में हम लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात भी कर रहे हैं, तो हर इतने इस मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में जो है, मल्टी फेथ सोसाइटी में, मल्टी बिलीफ सोसाइटी में, क्योंकि फेथ और अगर हम वर्शिप की बात करते हैं, बिलीफ की बात करते हैं, तो पंथ और धर्म दोनों इसमें आ जाता है। अगर हम सेकुलर वर्ड का ना भी इस्तेमाल करते तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्ष था, जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनके धर्मों का राज्य सम्मान करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा कि सबको समानता का अधिकार होगा। एक झटके में हमने उन तमाम सामाजिक वर्जनों को खत्म कर दिया। आर्टिकल 15, 14 की बेसिस पर हमने कह दिया कि किसी भी भारतीय समाज में राज्य के स्तर पर कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जो कि हमारे आपके बीच जातिगत विभेद पैदा करे। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो जिसने साफ साफ ये कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जाएगा। वो जगहें, वो स्थान, वो चीजें जो कि स्टेट पार्शियली या फुली फंडेड हों, जो स्टेट पार्शियली या होली फंडेड हों, उन सभी जगहों पर किसी को जाने से रोका नहीं जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन या कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाएगी। हर व्यक्ति को अपने आप हर व्यक्ति को समानता के आधार पर जाने का अधिकार होगा। एक बहुत बड़ा एक ये बहुत बड़ा आधार था समानता का, जिसने हम भारतीयों को साथ रहना सिखाया, जो है जिसने हम भारतीयों को साथ जीना सिखाया, जिसने हम भारतीयों को साथ रहना, जीना, खाना सिखाया। हम अपने तमाम मतभेदों के साथ भी इसी हिंदुस्तान के साथ रह रहे हैं। मैंने कहा ना कि मुझे अपने आइन पर नाज है, क्योंकि इसके साए में हम सभी महफूज हैं। और जिस मुल्क का संविधान नहीं होता है, जिस मुल्क का संविधान खत्म होता है, धीरे धीरे वो मुल्क भी खत्म हो जाता है। तो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था जहां पर हमने समानता की बात की। समानता की बात हमने स्टेटस के मामले में की, समानता की बात हमने अपॉर्चुनिटी के मामले में की, कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता के बारे में हम आर्टिकल 16 के रिगार्ड में पढ़ते हैं, जहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है स्टेट के पार्ट पर जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, इस मोटो के साथ। क्योंकि हम जिस सामाजिक व्यवस्था को लेकर चल रहे थे, जिस भारतीय समाज का निर्माण सही मायने में करना था, जिस सोशल जस्टिस की बात हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कर रहे थे, जाहिर सी बात है उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें दिखाई पड़नी थी, वो चीजें होनी थी, और जिन्हें विद द स्पैन ऑफ टाइम, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आर्टिकल 46 जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात करता है, आर्टिकल 38 जो पब्लिक वेलफेयर की बात करता है कि बिना किसी डिस्टिंक्शन के लोगों के वेलफेयर की बात होगी, तो आर्टिकल 46 मस्ट बी रीड विद आर्टिकल 38। ये हमारे यहाँ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, कि जहाँ पर किसी भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के स्टेट जो है हमारे आपके साथ समान व्यवहार करेगा। फिर था कि हम इस तरह से इस सामाजिक संरचना का निर्माण करके हम लोगों की पहुंच को सामाजिक न्याय तक पहुंचाकर, या सामाजिक न्याय को लोगों तक पहुंचाकर, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है न्याय की पहुंच को पहुंचाकर जो है हम सही मायनों में ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो कि अखंड भारत का निर्माण करेगा, जो कि अखंड भारत का निर्माण करेगा, जो लोगों में बंधुत्व की भावना का संचार करेगा, जो है जहां पर हम भाईचारे के साथ इस हिंदुस्तान में रह सकेंगे। हमारी ये कोशिश होगी, हम ये कोशिश करेंगे, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। जो है हम जहां प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा का सम्मान होगा, साथ ही साथ हम एक एकीकृत और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है 26 नवंबर 1949 को
अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और खुद को डेडिकेट किया था। तो संविधान को जानना बिना प्रियम्बल के ये संभव नहीं है। संविधान को जानना बिना प्रियम्बल के बिल्कुल संभव नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है, जानना है और सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जीना है, वो लहजा अगर सीखना है, तो हमें प्रियम्बल से सीखना पड़ेगा। जहां हमारी प्रियम्बल हमें बताती है कि किस तरह से भारतीय जनमानस अपने आप को जीना चाहता है, किस तरह से भारतीय जनमानस जो है वो जो है जीना चाहता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि आज का हम ये डे क्यों मनाते हैं। आज हम इस डे को मनाने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उन संवैधानिक मूल्यों को हमें अपने बच्चों को बताना, ताकि हमारे बच्चे भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए जो हमारे क्या कहते हैं, हमारी जो मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स हैं, उन्हें आगे लेकर जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों तक आसान भाषा में कैसे पहुंचाया जाए, जो है ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कितनी आसानी के साथ लोगों को अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी बता दें। पंडित नेहरू कहते भी थे कि अगर हम सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का, हम अपने मौलिक कर्तव्यों का अगर निर्वहन ईमानदारी से करने लगे, तो हमारे जो अधिकार हैं उसमें खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है हमारी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों तक हमें खुद में फॉलो करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है लोगों को भी सिखाना चाहिए कि भाई ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें साथ साथ जीना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी आर्टिकल 51A में बताई गई हैं, उसमें भी बहुत सारा कुछ जुड़ा है। बाद में आकर जो है उसमें हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हम A से लेकर K तक पढ़ते हैं, उन ड्यूटीज में जो है आज के संदर्भ में बहुत सी चीजें जो हैं नई ऐड हुई हैं। हम किन परिस्थितियों में कैसा बिहेव करते हैं, साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं कि साथ ही साथ जो है हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं। हमारी जिम्मेदारियां जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, उनमें बहुत कुछ आज के संदर्भ में बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि हमारी जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि भाई हमें वोट करना चाहिए, हमें अपने समय पर टैक्सेस को पे करना चाहिए, हमें स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा है उसमें अपनी प्रीमाइजेस को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सिविल रॉन्ग है उन्हें हम करने से बचें, हमें एक्सीडेंटल विक्टिम्स की जो परमान कटारा का हमने केस पढ़ा था जो है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें वो लोग जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिन्हें हम आज के संदर्भ में विसिल ब्लोवर्स बोलते हैं, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी रीजनेबल, याद रखिए, जो भी रीजनेबल सिविल सोसाइटी मूवमेंट हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनमें शामिल होना चाहिए। ये हमारी तमाम नई सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, ये हमारी नई सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनमें हमें हमेशा जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक बात और जोड़ूं कि कि साथ ही साथ पैंडेमिक के इश्यूज में भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसमें भी जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। चाहे हम पैंडेमिक के इश्यूज में, अगर कोरोना का है तो कोरोना वॉरियर बन के, या सरकार के जो रास्ते सुझाए गए हैं, बताए गए हैं, उनका पालन करके जो है। तो मेरे लिए संविधान दिवस को मनाने का यही मतलब है कि मैं अपने बच्चों तक ये बातें पहुंचा सकूं और उन्हें बता सकूं कि हम आप भी जो हैं इस हिंदुस्तान के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या और लोग हैं। हम आप भी उस पॉलिसी मेकिंग में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन हाँ, राष्ट्र निर्माण में जो हमारी मॉरल ड्यूटी है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को जिम्मेदारियों से बंधा पाकर, हम अपने आप को अगर रिस्पॉन्सिबल मानकर काम करें, जो है हम अपने आप को जिम्मेदारियों के साथ जोड़ के जो है अगर अपने आप को देखें जो है, तो निश्चित रूप से उसी चरित्र का निर्माण होगा जो यकीनन
हमें हमारा भारतीय संविधान बताता है। हमें हमें हमारा भारतीय संविधान जीवन जीने का लहजा सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं 98 से ब्लड डोनेशन कर रहा हूं। मैंने पहले इसे व्यक्तिगत रूप से करना शुरू किया, इंडिविजुअल किया, जो लोग मिलते रहे उनकी मदद करता रहा, दोस्तों के हमारे ग्रुप थे उनके थ्रू हम लोग मदद करते रहे। फिर 2009 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो 2015 के में मुझे ध्यान आया कि ये जो देश का इतना बड़ा युवा वर्ग है, क्यों ना इसको इस तरफ मोड़ा जाए। और मैंने पहली कोशिश की थी 1 दिसंबर 2015, इस दिन इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है, और मैंने अपने लॉ के ही लगभग 100 बच्चों के साथ, जहां का मैं रहने वाला हूं सुल्तानपुर का, वहां ब्लड डोनेशन किया था। पीजीआई की टीम आई थी और पीजीआई की टीम सिर्फ 50 से 60 किट लेकर आई थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हम इससे ज्यादा आपका ब्लड नहीं ले पाएंगे। जो मैंने वो जोश देखा उन बच्चों में ब्लड को लेकर, तो मुझे यकीनन लगा जो है कि मैंने अपने बच्चों में अपने आप को जी लिया। मैंने सुशील सिंह जैसा चरित्र जो है अपने उस बच्चे में जगा दिया, और मेरा बच्चा अगर बढ़कर मेरे कहने पर ब्लड डोनेट कर रहा है, क्योंकि उस बच्चे ने मुझे ब्लड डोनेट करते हुए देखा था। वो मुझे कंटिन्यूअसली वो कहीं भी फॉलो कर रहे थे, चाहे वो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, इंस्टा पे फॉलो कर रहे थे, व्हाट्सएप पे देख रहे थे। उन बच्चों ने मुझे वो करते हुए देखा, तो उन्होंने वो काम किया। मैंने अपनी उस जिम्मेदारी का एहसास, जो मैं अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति समझता था, उस जिम्मेदारी के एहसास को आपको डेलीगेट कर दिया, आपको ट्रांसफर कर दिया। आप उसको लेकर आगे बढ़ गए, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मेरे पास अब फिर नए बच्चे आए हैं, मुझे इनको सिखाना है। वो बच्चे तो आगे सीख कर बढ़ गए जो है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे इस तरह से ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इससे लोग जागरूक भी होंगे। और बच्चों से मैंने ये भी कहा कि चूंकि आपको बदलते समाज के हिसाब से अपने बच्चों को जिम्मेदारियों का एहसास कराना था, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना था, तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों से बोला अपने भाई कि ब्लड डोनेट करो, फोटोज खींचो, सोशल मीडिया पर खूब डालो तुम जो भी लिखते हो। और उसका ये परिणाम हुआ, उसका ये रिजल्ट आया कि बच्चे धीरे धीरे, उन्हें लगा कि इसका एक्सपोजर आ रहा है, और आज के जमाने में जो लोग खुश होते हैं, जब उस पर लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उसने पॉजिटिविटी के साथ वहां पर काम किया, और वो बच्चे आज भी मेरे साथ डोनेट कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंह जैसे बहुत से सुशील कुमार सिंह पैदा हो गए हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं इसी तरह से, मेरी तरह ही, इस राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में मेरे जैसा ही जीवन जी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी सुविधानुसार जाके ब्लड डोनेट करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने उस चरित्र को जी लिया, उस बच्चे के अंदर मैं जी रहा हूँ, उस बच्चे के अंदर मैं जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि 500 से 1000 लोगों तक की मदद मैंने पिछले 5 सालों में की है। और कभी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मुझसे अगर आप पूछोगे कि आपने कितनों की मदद की है, क्या किसी का नाम आपको याद है, तो मैं कहूँगा भाई मुझे नाम नहीं याद है। तो मुझे अगर नाम याद रह जाएगा तो मेरे अंदर गुमान आ जाएगा, और अगर गुमान आ जाएगा तो मैं सही मायने में अपने उस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है जी नहीं पाऊंगा। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है मैं अपनी जिम्मेदारी को मैं ठीक से निभा नहीं पाऊंगा। तो भैया नेकी कर, दरिया में डाल और भूल जा। तो ये जो इतना बड़ा सागर है, जो समुंदर है, उसमें मैं एक छोटी सी बूंद ही क्यों ना सही, लेकिन मैं राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे राजीव, दीपांशी, अभिजीत, श्रेया, ऋषभ, संजना, आलोक जैसे बच्चों का चरित्र निर्माण करना है, और ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी इस जिम्मेदारी का बखूबी के साथ निर्वहन कर रहा हूं। इसका लेखा जोखा मैं तब लूंगा अपने आप से जब मैं जिंदगी की आखिरी सांस जीता रहूंगा। मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में मेरे बच्चे जिंदगी में किसी भी पोजीशन पर जाएं, मुझे बड़ा नाज होगा, लेकिन मुझे सही मायने में वो नाज तब होगा जब मैं जानूंगा कि मेरा कोई बच्चा जो है इंसानियत के साथ जिंदगी जी रहा है। वो जज बन गया है, वो अच्छा लॉयर है, वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो कहीं पर वो किसी बड़ी लीगल कंपनी में लीगल एडवाइजर है जो है। लेकिन साथ ही साथ में जब उसका वो पहलू जानूंगा, यार इसके अलावा भी, पैसा कमाने के अलावा भी ये काम कर रहा है, तो यकीन मानिए मैं उस दिन सही मायने में अपने आप को शिक्षक मानूंगा। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ,
और मैं अपनी आखिरी सांस तक संविधान का विद्यार्थी ही रहूंगा। मैं कभी शिक्षक नहीं बन सकता। वो कोई और होते होंगे जो शिक्षक हुआ करते होंगे, लेकिन मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ और मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने इस विद्यार्थी जीवन को जीता रहना चाहता हूँ। मुझे चरित्र का निर्माण करना है और मैं अपने बच्चों में उस चरित्र के निर्माण को करता रहूंगा। और एक 4 पंक्तियां हैं, आप सबने पढ़ी होंगी और वो मेरी लाइफ का फलसफा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की ये लाइनें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे स्टडी टेबल पे हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं आप उसको देखते हुए पढ़ रहा हूँ आपके सामने। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा सफर है, अभी तो इसकी शुरुआत भर हुई है और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा चरित्र निर्माण कर सकूं यही मेरा सौभाग्य होगा। और यही मुझे आज आपको आपके इस संविधान दिवस पर बताना भी था कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आपको आप राष्ट्र निर्माण में किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, इसका आपको एहसास होना चाहिए। यही सही मायने में संविधान दिवस को मनाना है, यही सही मायने में जो है राष्ट्र को जीना है। तो थैंक यू वेरी मच। लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं और आप सभी सुन के काफी बोर भी हो गए होंगे, लेकिन फिलहाल नहीं सर, बहुत बढ़िया लगा सर। बिल्कुल सर, नहीं बोर हुए सर। मुझे आपको इस जिम्मेदारी के साथ रूबरू कराना था। ये मेरी